हेलो एवरीवन, वेटरन अकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज आज जनरल स्टडी में पॉलिटी डिस्कशन करने लगे हैं। हम आज पॉलिटी में जो पार्लियामेंट टॉपिक है, मैं जो पार्लियामेंट के जो भी चैप्टर हैं 5-6 चैप्टर बनेंगे, उसको हम टर्न बाय टर्न डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पार्लियामेंट में आज फर्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे पार्लियामेंट में। जैसे ही मैंने बोला 5-6-7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हमको पूरे को डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू सेट लगा देंगे। ओके, तो चलिए आज हम पार्लियामेंट का फर्स्ट टॉपिक राज्यसभा को डिस्कशन करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। तो देखो, राज्यसभा को समझने से पहले हम पहले पार्लियामेंट के बारे में ही देख लेते हैं। पार्लियामेंट होता है क्या? पार्लियामेंट को हिंदी में आपको पता क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट के बारे में जो लिखा गया, इसको किस में लिखा गया है? ये लिखा गया पार्ट 5 में लिखा गया है पार्लियामेंट के बारे में। भाग जो 5 में लिखा गया, और इसका आर्टिकल जो स्टार्ट है जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, इसके जो आर्टिकल स्टार्ट है पार्लियामेंट के, वो कहाँ से कहाँ तक है? वैसे तो 79 है, 79 से 122 पार्लियामेंट के जो अनुच्छेद हैं 79 से 122 तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। और पार्लियामेंट के कितने, अगर आपसे पूछा गया पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट हो गया, फर्स्ट हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। तो कितने हो गए? पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हो गए? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 52 से 78 तक इनका आर्टिकल होता है। लोकसभा का आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है इसका 81, और राज्यसभा का होता है 80। देखो, अनुच्छेद में एक लास्ट में टॉपिक कंप्लीट टॉपिक लेके आऊँगा, पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको मैं साथ साथ में करवाता चलूँगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बोला पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है? 3 है, प्रेसिडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। अब ये दो जो है, ये दो क्या है? ये 2 हाउसेज हैं। क्या है? ये हाउस है, सदन जिसको बोलते हैं। ये 2 हाउस है, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इनको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है, ये सदन जो होते हैं क्या होते हैं? इनमें क्या, बाई कैमरल मतलब बाई मतलब व्यू, और कैमरा मतलब सदन। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ, मतलब कानून। तो बोलने का मतलब ये हो गया, ये 2 सदन है, इनमें क्या कानून बनते हैं। फिर जो भी कानून बनेगा वो किसके पास जाएगा? मतलब जो भी कानून बनेगा, मतलब बिल पास होते हैं, फिर वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एक सदन से पास हुआ दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में से पास होके वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को यस या नो करना क्या होता है? जरूरी होता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का काम होता है। यस कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा, नो कर दिया तो बिल आपका वो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट का काम होता है। देखो, प्रेसिडेंट ना तो आपके लोकसभा में आके बैठते हैं, ना ही राज्यसभा में आके बैठते हैं। मतलब प्रेसिडेंट ना तो आपके लोकसभा का पार्ट है, ना ही राज्यसभा का पार्ट है। मतलब ना लोकसभा का पार्ट है, ना राज्यसभा का। पर प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। पर एक बात इसमें और है, देखो मैंने बोला ना तो लोकसभा का पार्ट है प्रेसिडेंट, ना ही राज्यसभा का पार्ट है। पर इनको प्रेसिडेंट को क्या होता है? प्रेसिडेंट को 1 साल में, 1 ईयर में, 1 साल में किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें 1 साल में 2 टाइम क्या होता है? मिलना जरूरी होता है। 2 टाइम मिलना जरूरी होता है मिनिमम। मैक्सिमम टाइम तो 1 साल में जितनी मर्जी मिल सकते हैं, 2 से ज़्यादा 5 बार 10 बार, पर मिनिमम 1 साल में 2 बार उनको मिलना पड़ता है, ठीक है। और जो 2 बार जो मिलेंगे तो एक मीटिंग के बाद जो गैप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एक मीटिंग वो 6 मंथ का गैप होना चाहिए। 6 मंथ के अंदर अंदर उनको दूसरी मीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब दूसरे बार उनको मिलना ही पड़ेगा। तो देख लेना, प्रेसिडेंट को 1 साल में 2 बार मिलना जरूरी होता है। वैसे तो वो कितनी बार भी मिल सकते हैं, पर मिनिमम जो था 2 बार किसी भी एक सदन में। मतलब लोकसभा लेके चल पड़ो तो साल में 2 बार उनको मिलना ही पड़ेगा मिनिमम। और राज्यसभा का भी वही सिस्टम है, 2 बार 1 साल में उनको मिलना ही पड़ेगा। और एक मीटिंग के बाद मतलब गैप कितना होना चाहिए? 6 मंथ के अंदर उनको दूसरी बार मिलना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट टॉपिक। तो आज हम इसमें कौन सा डिस्कशन करेंगे? हम लेके चलते हैं राज्यसभा। तो हम राज्यसभा के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ओके।
देखते हैं हम राज्यसभा। फर्स्ट आ गया राज्यसभा। ठीक है, हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। देखो राज्यसभा को और किस नाम से बोला जाता है, राज्यसभा इज आल्सो नोन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ राज्यसभा के अनदर अदर नेम्स कौन कौन से होते हैं, मतलब अदर्स नेम और किस किस नाम से राज्यसभा को बोला जाता है। देखो अनदर नेम, फर्स्ट तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्स्ट वो इंग्लिश में नाम क्या है इसका, फर्स्ट इंग्लिश नाम है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का सदन। ये तो इंग्लिश नेम हो गया। दूसरा नाम क्या होता है इसका, दूसरा नाम होता है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, देखो परमानेंट हाउस का बोलने का मतलब ये हुआ कि इसको कभी भी हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, भंग नहीं कर सकते हैं कभी भी। पर इसका जो टर्म होता है, कार्यकाल जो होता है, इसका जो टर्म होता है वो कितना होता है, वो 6 साल होता है। ठीक है, देख लेना इस बात को। पर राज्यसभा को कभी भी हम भंग नहीं कर सकते हैं, पर इसका जो टर्म जो होता है 6 साल होता है। ठीक है, पर इसके जो मेंबर जो होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो मेंबर जो आते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से रिटायर करेंगे फिर हम, तो इसको रिटायर करते हैं हम 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और 1/3 मेंबर जो आएंगे वो कितने, हर 2 साल बाद क्या होते रहते हैं, वो रिटायर होते रहते हैं। मतलब 2 साल बाद जो भी जिस मेंबर का टाइम पूरा हो गया 6 साल के अंदर, उसको क्या फिर उसके बाद उसको क्या रिटायर कर देते हैं। ठीक है, तो देख लेना टर्म जो होता है इसका 6 साल होता है, पर ये भंग कभी भी नहीं होता है, ये ऐसे ही चला रहता है। ठीक है, दूसरा आ गया आपका, ये थर्ड आ गया आपका एल्डर हाउस। क्या बोलते हैं इसको, एल्डर हाउस, मतलब बड़ों का सदन। बड़ों का सदन क्यों बोलते हैं इसको, बड़ों का सदन बोलते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लोग जो होते हैं वो हाई एज ग्रुप के होते हैं, हाई एज ग्रुप के होते हैं। ठीक है, तो कितनी एज होती है, जो आपके राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, वो होती है 30 साल, 30 ईयर। मतलब इससे पीछे पीछे मतलब 25-26 जो भी आएंगे उसके एज के आप राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकते हैं, मतलब 30 या 30 से ज़्यादा होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए राज्यसभा ये। और फोर्थ नेम है इसका अपर हाउस। अपर हाउस मतलब उच्च सदन। उच्च सदन भी इसका यही रीजन है क्योंकि इसमें जो होते हैं वो मेंबर जो होते हैं 30 साल की एज से ऊपर बैठे होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है। ओके, ये हो गया राज्यसभा के अनदर नेम जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। अब आ गया मेंबर्स, इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य के बारे में क्या क्या, मतलब इसके जो सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा को वो किस तरह से चुने जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूटी। सबसे पहले तो हमने बात करी राज्यसभा, मतलब राज्यों का सदन होता है, तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे, जो आपके राज्य हैं और यूटीज हैं। ठीक है, देखो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब कुल सदस्य जो है, ठीक है, वो कितने हैं, वो 250 हैं। ठीक है, पर एट प्रेजेंट कितने बैठे हुए हैं, इस टाइम जो बैठे हुए हैं, ठीक है, इस टाइम जो राज्यसभा में जो मेंबर बैठे हुए हैं वो कितने हैं, 245 है। मतलब जो आपकी वोटिंग इस टाइम हुई है वो कितने पर हुई है, 245 पे हुई है। ठीक है, पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बढ़ जाए वो अलग बात है, पर इस टाइम जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब एमपी हम कितने चुन सकते हैं राज्यसभा में, 250 चुन सकते हैं, इससे आगे नहीं चुन सकते, इससे पीछे चुन सकते हैं। जैसे अभी बात मैंने करी, तो इस टाइम कितने मेंबर बैठे हुए हैं, 245 मेंबर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 245 जो इन्होंने आगे किस तरह से डिवाइड करे हुए हैं, देखो 245 जो करे हुए हैं इन्होंने डिवाइड किस तरह से करे हुए हैं, 245 देखो यहाँ पे मैं अलग तरीके से समझा देता हूँ आपको किस तरह से मेंबर इन्होंने डिवाइड करे होते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया 250 मेंबर क्या होते हैं, टोटल मेंबर होते हैं। ठीक है, अब एट प्रेजेंट कितने बैठे हुए हैं, 245 बैठे हुए हैं। ठीक है, 245 को ये किस तरह से डिवाइड करते हैं, 233 और 12। ठीक है, ये 233 को आगे किस तरह से डिवाइड करा हुआ, 233 को इन्होंने 229 और 4। ठीक है, 229 जो आते हैं ये आते हैं किससे, ये सॉरी ये आते हैं स्टेट से, ये आते हैं 229 जो आते हैं ये स्टेट से चुन के आते हैं, राज्य से, और ये 4 जो आते हैं ये आते हैं यूटी से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से। यहाँ लिखा हुआ 229 स्टेट से आते हैं, 4 यूटी से आते हैं, और जो 12 जो होते हैं ये नॉमिनेट करे जाते हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, अब 229 स्टेट, ये आपको पता स्टेट आपकी 28 स्टेट है, जो 28 स्टेटों से 229 चुने जाते हैं, और जो 4 जो होते हैं यूटी से। अब देखो यूटी यहाँ पे कितनी पार्टिसिपेट करती है, देखो यहाँ पे बात करी राज्य, मतलब
राज्य से चुने जाएंगे जहां यूटी, जिस यूटी में आपकी क्या बैठी होगी, विधानसभा, मतलब वहां पे सीएम होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक कितनी हमारी 8 यूटीज हैं, और 8 यूटीज में सिर्फ आपकी 2 यूटीज हैं जहां पे सीएम बैठते हैं। तो वो कौन कौन सी है? दिल्ली, दूसरी है पुडुचेरी। तो मतलब राज्यसभा के इलेक्शन में 2 यूटी पार्टिसिपेट करती हैं सिर्फ, वो कौन सी है? दिल्ली, और तीसरी है पुडुचेरी, ठीक है। दिल्ली के तो जो आते हैं 3 एमपी चुन के आते हैं, और पुडुचेरी की राज्यसभा में 1 एमपी चुन के आते हैं, वो टोटल हो गए 4, ठीक है। और जो 12 जो होते हैं, इनको नॉमिनेट कौन करता है? जो आपके राज्यसभा में 12 नॉमिनेशन होती है, वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये 12 मेंबर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? ये होते हैं किसी एक्सपर्टीज होते हैं, सारे के सारे मतलब किसी एक्सपर्ट फील्ड से लिए गए होते हैं। तो ये कहाँ से लिए जाते हैं? वो कौन सी फील्ड से लिए जाते हैं? एक वर्ड याद रखना, क्लास। क्लास यहाँ सी कैंसिल कर देना, एल से आ गया आपका लिटरेचर, ए से आ जाएगा आर्ट्स, जिसको हम कला बोलते हैं, एस से आ जाएगा सोशल सर्विस, और एस से आ जाएगा साइंस। तो इन्हीं फील्डों से सारे के सारे जो 12 नॉमिनेशन, 12 मेंबर चुने जाते हैं, इस फील्ड से चुने जाते हैं। लिटरेचर मतलब कला से चुने जाते हैं, आर्ट्स मतलब सॉरी लिटरेचर साहित्य, आर्ट्स कला, और सोशल सर्विस और साइंस, जो भी इस मतलब इन फील्डों में जो भी इन्होंने मतलब ख्यातियाँ प्राप्त करी हैं, कोई मतलब ठीक ठाक पर्सन, वो काफ़ी उसका नॉलेज है, इन फील्ड से चुने जाते हैं। देखो, और एक बात है इसमें, जो आपका स्पोर्ट्स सचिन वगैरह से चुने जाते हैं, सचिन वगैरह मेम्पी बने हुए हैं, ठीक है। तो वो आर्ट्स जो स्पोर्ट्स जो आता है वो किस फील्ड से आता है? वो आर्ट्स फील्ड से जाता है, ये याद रख लेना बस आप, ठीक है। जो स्पोर्ट्स आएगा वो आर्ट्स फील्ड से चुने जाते हैं, ओके। और यहाँ पे हमने बात करी थी, क्या बात करी थी कि जो आपके स्टेट्स एंड यूटी से जो पार्टिसिपेट करते हैं, 236 मेंबर्स लिखे हुए, यहाँ पे लिखा हुआ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। किस तरह से इलेक्ट करते हैं इनको? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो देखो, इलेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्शन जो होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं इलेक्शन। कौन कौन से होते हैं? इलेक्शन जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट इलेक्शन, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इनको मैं समझाता हूँ किस तरह से होते हैं इलेक्शन। ये देखो, डायरेक्ट इलेक्शन कौन से होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जहां पे वी वोट, मतलब हम वोट करते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जहां पे हम सीधे वोट करते हैं। मतलब आपकी वोटिंग एज कितनी है? आपकी वोटिंग एज 18 साल है, ठीक है। तो हम देखो, हम कहाँ कहाँ पे वोट करते हैं। एक तो आपका लोकसभा आ गया, लोकसभा में हम वोटिंग करते हैं, और किस में करते हैं? लोकसभा में हो गया, ठीक है। एक हम आपके विधानसभा में वोट करते हैं, जहां आपके एमएलए चुन के आते हैं, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे वोट करते हैं। और कहाँ पे वोट करते हैं? हम पंचायत में हम वोट करते हैं, ठीक है। पंचायत में वोट करते हैं। हम म्यूनसिपलिटी जो आपके कहीं म्यूनसिपलिटीज होती है, मतलब वहाँ पे क्या मेयर वगैरह चुने जाते हैं, वहाँ पे हम वोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं और आ जाए तो हम सीधा हम क्या लिख देंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। जहाँ पे हम वोट नहीं करते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए मेंबर जो होते हैं ना, जैसे हम एमएलए को चुनते हैं, वो भी आगे विधानसभा में जाके बैठते हैं, ठीक है। और वो विधानसभा बैठ के फिर वो आगे किसके? हमारे लिए आगे वोट करेंगे, मतलब हमारे द्वारा चुने हुए वोट आगे वोट करते हैं, वो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब वहां पे हम वोट नहीं करते हैं। तो हम कौन कौन से इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं? एक तो आपके राज्यसभा आ गया, राज्यसभा के हम वोटिंग में हम इलेक्शन करते हैं। एक प्रेसिडेंट का आ गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आ गया, जिसमें हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और कौन सा हो गया? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, मतलब विधान परिषद, उसमें भी हम वोटिंग नहीं करते हैं। तो देख लेना, ये सारे के सारे मतलब ये आगे आपके लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और म्यूनसिपलिटी। इससे अलावा आपको कोई भी आ जाए इलेक्शन के बारे में पूछेंगे तो आप सीधा का सीधा क्या लिख लेंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी वोटिंग के होते हैं। और आपको पता वोटिंग एज हमारी कितनी है? 18, ओके। चलो, ये हो गया आपका मेंबर के बारे में हो गया। मेंबर के बारे में पूछा जाता है कि लोग राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 250। और एट प्रेजेंट इस टाइम कितने बैठे हैं? राज्य से कितने मेंबर चुने जाते हैं, और यूटी से कितने, और यूटीज में कौन कौन यूटीज आपकी पार्टिसिपेट करती हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा कितने जो एमपीज हैं नॉमिनेशन करी जाती है। तो वो आपके राज्यसभा में 12 ऐसे हैं जो उनकी नॉमिनेशन करी जाती है। और एक बात और है, देखो, राज्यसभा में कभी भी एससी और एसटी की क्या सीटें यहाँ पे रिजर्व नहीं होती हैं। रिजर्वेशन मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है, ओके। चलो हम नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, ये मेंबर के बारे में हो गया। नेक्स्ट में दिया गया है इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो राज्यसभा का जो मेंबर है उसको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं इसको क्या होना चाहिए। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है। कि अगर मान लो किसी और कंट्री का कोई पर्सन बोले कि मैं राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया नहीं होगा। उसको पहले क्या सिटीजन ऑफ इंडिया बनना पड़ेगा, तो ही वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। तो सिटीजन मस्ट है, ठीक है। राज्यसभा दूसरा क्या है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एज 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम जो एज है कितनी, 30 साल होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया कितनी होनी चाहिए एज, 30 साल होनी ही चाहिए। 30 साल से आगे 30 साल से ज़्यादा हो तब तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, पर 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बैंकक्रप्ट, ठीक है। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका कोई ऐसा दिवालियापन, मतलब लोन वगैरह लिया उसने, वो लोन वगैरह ना भरा हो तो भी वो मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो मतलब दो जगह से गवर्नमेंट सैलरी ना लेता हो, मतलब दो जगह पे काम ना करता हो, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि वो एक अब राज्यसभा का मेंबर बन गया, तो एक किस्म का वो एक गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा है, ठीक है। अगर इसके अलावा कहीं और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। तो उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, ठीक है। और एक होता है आपका, क्या होता है दूसरा, क्या होता है, एक होता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यहाँ पे नहीं लिखा गया है, अनसाउंड माइंड मतलब क्या होना चाहिए, वो पागलपन मतलब पागलपन नहीं होना चाहिए। तब भी अगर पागलपन हो गया तो भी वो फिर क्या होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें पागलपन का कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, तभी वो फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और एक होता है, इसमें दिया 6 क्या लिखा दिया है, he she should be in the voter list of the state from which he she seeking election। बोलने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ उसका, बोलने का मतलब ये हो गया उसका वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह है। देखो मनमोहन सिंह की रेजिडेंसी जो है वो कहाँ से है, मनमोहन सिंह रहने वाले कहाँ से है, वो है पंजाब से, ठीक है। पर वो इलेक्शन कहाँ से लड़ते हैं राज्यसभा का, वो लड़ते हैं असम से। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रेजिडेंसी मैटर नहीं करती है, बस आपकी वोटर लिस्ट में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, बस वहां से फिर पर्सन वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। ओके, अगर मान लो इसमें 2 टर्म दी गई हैं, यहाँ पे क्या बोला हमने, क्वालिफिकेशन है सारी की सारी, ठीक है। अगर मान लो किसी मेंबर को यहाँ पे डिसक्वालीफाई करना हो, ठीक है, किसी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना हो, ठीक है, क्या करना हो, डिसक्वालीफाई, मतलब किसी मेंबर को हम डिसक्वालीफाई कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो किस तरीके से निकाला जा सकता है इनको, ठीक है। तो देखो डिसक्वालिफिकेशन के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, ठीक है। किसी मेंबर को, दोनों सदनों के लिए हो जाएगा, चाहे आपका मेंबर लोकसभा को चाहे आपका राज्यसभा को, ठीक है। तो देखो इनको डिसक्वालीफाई किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, मतलब सुन लो आप, ठीक है। रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर उस पर्सन को क्वालिफिकेशन के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, डिसक्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन निकालेगा, उसमें उस पर्सन को निकालता है, कौन निकालेगा। देखो मान लो एक पर्सन आ गया, मतलब क्वालिफिकेशन हमने पढ़ी, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन पढ़ी है, सिटीजन ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह ये पढ़ी है, ठीक है। मान लो कोई पर्सन आ गया आपका राज्यसभा में, कोई पर्सन आपका अनसाउंड माइंड है, कोई बंदा पागलपन है, उसमें पागलपन है, और वो राज्यसभा का मेंबर चुन के आ गया, ठीक है। और राज्यसभा में आके अपनी हरकतें वो स्टार्ट कर दी, ठीक है। और ये इशू किसके पास पहुंचेगा, सबसे पहले ये इशू पहुंचेगा इलेक्शन, और ये सबसे पहले ये इशू पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, ठीक है। किसके पास पहुंचेगा, ये इशू पहुंचेगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट किससे कंसर्न करेंगे, प्रेसिडेंट कंसर्न करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जहां पे इसने जो अपनी नॉमिनेशन भरी हुई, जो पर्चा भरा हुआ, उसको इलेक्शन कमीशन, दोनों इलेक्शन कमीशन उस पर्चे को पढ़ेंगे, जो इसने लिखा होगा वहां पे उसको अगर
मतलब उसकी योग्यता के आधार पर नहीं पाया जाएगा तो उसको फिर निकालेंगे कौन, प्रेसिडेंट निकालेंगे, पर किसकी कंसर्न करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो देख लो योग्यता के आधार पर हम अगर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो कौन निकालेगा, प्रेसिडेंट प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर मान लो दूसरी आपकी रिगार्डिंग द पार्टी चेंज, दूसरा बोल रहा है रिगार्डिंग द पार्टी चेंज, मतलब उस पर्सन ने क्या करी है, पार्टी चेंज करी हुई है। मान लो कोई पर्सन है, मान लो बीजेपी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, मतलब उसने पार्टी के नाम से वोट, मतलब पार्टी के नाम से वो जीता, मतलब उनका सिंबल वगैरह यूज करके पर्सन वो जीत गया, ठीक है। और उसने फिर आके क्या करा, उसने क्या कर दिया, उसने अपनी क्या कर ली, पार्टी चेंज कर ली। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीफिकेशन, मतलब डीफिकेशन का मतलब होता है उसने क्या कर ली, उसने पार्टी चेंज कर ली, ठीक है। इस डीफिकेशन, ठीक है, डीफिकेशन के लिए कई लॉ, मतलब कानून भी बनाए गए थे, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि पर्सन जो पार्टी चेंज ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डीफिकेशन, अगर डीफिकेशन हो, यहाँ पे अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना हो तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, देखो सामने एक पर्सन क्या कर रहा है, मान लो आपके सदन है, ठीक है, एक आपका सदन है, ये आपका सदन चला हुआ, मान लो यहाँ पे एक सदन चला हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपके चेयरमैन बैठे हैं और आपके ये सारे के सारे मेंबर बैठे हुए हैं, एक पार्टी यहाँ पे, एक पार्टी यहाँ पे, ठीक है। और पर्सन क्या कर रहा है, एक पार्टी से उठकर दूसरे पार्टी में जा रहा है, ठीक है। तो सामने यहाँ पे बैठा हुआ कौन बैठा होगा, चेयरमैन बैठा होगा। ये सबको कौन, ये सब कुछ कौन देख रहा होगा, वो चेयरमैन देख रहा होगा। वो पर्सन जैसे एक सीट से, मतलब एक पार्टी से उठकर दूसरी पार्टी में बैठा, तो ये कौन, सब कुछ कौन देख रहा, सामने जो बैठा हुआ वो चेयरमैन बैठा हुआ। तो अगर आपको आ जाए रिगार्डिंग द पार्टी चेंज या डिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर एमपी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो उसको निकालेगा कौन, उसको निकालेगा रिस्पेक्टेड चेयरमैन, मतलब जिस हाउस का वो, मतलब जिस रिस्पेक्टेड चेयरमैन, मतलब जिस हाउस में वो जो मेंबर है वो ऐसी, मतलब ऐसे करेगा, पार्टी चेंज करेगा, उसी हाउस का वो चेयरमैन होगा, वो उसको निकाल देगा। मतलब मान लो लोकसभा में किसी पर्सन ने पार्टी चेंज करी है तो आपके लोकसभा के जो चेयरमैन होंगे, स्पीकर होंगे, उसको उस पर्सन को क्या डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लो रिगार्डिंग अगर किसी पर्सन को एमपी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो इसको क्वालिफिकेशन के आधार पे निकालेंगे। तो कौन निकालेंगे, डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट करेंगे, किससे कंसर्न करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर उसको रिगार्डिंग द पार्टी चेंज, मतलब उसने डिफिकेशन करी हुई है, इस आधार पे उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन निकालेगा, उसको निकालेगा जिस सदन में उसने ऐसा काम करा है उस सदन के चेयरमैन। ओके, मेरे आईडी से आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, चलो तो अब हम ये डिस्कशन कर लिया क्वालिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है पावर ऑफ द राज्यसभा। देखो राज्यसभा की पावरें क्या क्या होती हैं यहाँ पे लिखी गई हैं। कंसीडर एंड द अप्रूव नॉन मनी बिल्स एंड सजेशन अमेंडमेंट टू मनी बिल्स। देखो वैसे तो ये पावर, देखो मनी बिल आपको पता है, मनी बिल आपका लोकसभा में होता है, सारी की सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है, ठीक है। बस राज्यसभा के पास क्या होती है, मनी बिल को बस वो देख सकते हैं, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट वगैरह कुछ नहीं सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके नॉन मनी बिल्स आते हैं, ठीक है, उसमें जो आते हैं राज्यसभा के अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। दूसरा अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मान लो कोई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हैं तो ये राज्यसभा की अप्रूवल भी जरूरी होती है, ना कि लोकसभा, दोनों की अप्रूवल जरूरी होती है, ठीक है। इनको पढ़ लेना। मैं आपको दो मेन बता देता हूँ जो आपकी मेन पावर होती है राज्यसभा की, वो कौन कौन सी होती है। वो एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज, ठीक है। और दूसरी होती है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट मतलब देश हित के लिए कोई कानून बनना हो, ठीक है। ये मेन पावर होती है किसकी, राज्यसभा की होती है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल जो है वो कौन सा है, वो आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में लिखा गया। वैसे आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा आपको, ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन आते हैं, IAS, IPS और IFS, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। मतलब देश में जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS और IPS, देखो अगर इनमें कुछ भी चेंज करना हो, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज में कुछ भी चेंज करना या कुछ भी बदलाव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, तो सबसे पहले जो बिल उठेगा वो कहाँ से उठेगा, जो बिल उठता है वो हमेशा राज्यसभा से ही उठता है ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है। ये फिर उसके बाद बिल आपको पता है, बिल आपके लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पर सबसे पहले जो बिल उठेगा वो सिर्फ ओनली राज्यसभा से ही उठेगा। ऑल इंडिया सर्विस में आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, कुछ भी अमेंड कर रहे हो, ठीक है।
ये हो गया। दूसरा बिल जो होता है नेशनल इंटरेस्ट, मतलब देश हित के लिए, ठीक है, देश हित के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो देश हित में किसी राज्य, किसी स्टेट में कोई भी जरूरत पड़ गई, ठीक है, जैसे मान लो एजुकेशन की जरूरत पड़ी है, ठीक है, जैसे एजुकेशन की जरूरत पड़ गई, हेल्थ के इशू हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जो उसका जो कानून बनेगा, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में जो कानून बनेगा, राज्य सूची में कानून बनेगा, वो कौन बनाएगा, वो बनाएंगे आपके राज्यसभा में। इसका जो बिल उठेगा, ठीक है, बिल जो उठेगा वो किस में उठेगा, वो हमेशा किसमें उठता है, राज्यसभा में उठता है। वो फिर आपको पता ही है, अगर लोकसभा फिर प्रेसिडेंट, मतलब पास तो आपका पूरा पार्लियामेंट से होगा, पर जो नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी तो सबसे पहले बिल कहाँ पे उठेगा, वो बिल उठेगा राज्यसभा से। ये दो मेन जो है, ये मेन पावर होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और नेशनल इंटरेस्ट। ओके, ये होगी सारी की सारी इसकी राज्यसभा की सारी क्या होगी, ये पावर होगी, ठीक है। अगर मान लो, हाँ, नेक्स्ट है आपका टेन्योर, टर्म। तो देखो लो टर्म कितनी होती है, जो राज्यसभा का जो मैंने अभी बताया आपको, ये तो हमने अभी डिस्कशन करा, जो टर्म जो होती है कितनी होती है, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनका टेन्योर जो होता है 6 साल का होता है, ठीक है। पर जो होते हैं 1/2 जो मेंबर जो होते हैं हर 2 साल बाद क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। जैसे किसी पर्सन का जैसे 6 साल पूरे हो गए, ठीक है, तो वो 6 साल मतलब 6 साल के अंदर अंदर जिन जिन पर्सनों के मतलब टाइम पीरियड पूरा होता जाए, तो उनको इस तरह से 2 साल में, मतलब 2 साल के बाद 1/3 मेंबर या उसको रिटायर करते चलेंगे, मतलब 245 का आप 1/3 कर दो, इतने मेंबर जो होते हैं हर 2 साल बाद क्या रिटायर करते जाते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका क्या हो गया, टर्म हो गया, ठीक है। सेशन, कॉरम, इनको हम आगे बढ़ेंगे, सारे के सारे आगे इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इसके राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो राज्यसभा, मान लो आपके यहाँ पे हमने कितने मेंबर पढ़े, एट प्रेजेंट कितने मेंबर बैठे हुए हैं, 245 मेंबर बैठे हुए हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, ठीक है। 245 को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई मेंबर चाहिए, ठीक है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए मान लो यहाँ पे आपके 245 मेंबर ये बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इनके सामने एक बैठा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इतना याद रख लेना, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब इस टाइम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ है, वो राज्यसभा के हैं चेयरमैन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो चेयरमैन जो होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट मेंबर, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो सिर्फ ओनली चेयरमैन होते हैं। ओके, अब इसमें देखो ये तो हो गया, ये सामने बैठे हुए थे, ठीक है। तो इसमें फिर हम ये तो एक चेयरमैन हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे बनाते हैं, एक लीडर ऑफ हाउस भी बनाते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ हाउस भी बनाते हैं, ठीक है। इसमें से आपके 245 में आपके एक लीडर ऑफ हाउस बना देते हैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ हाउस आपको पता है किस तरह से चुना जाता है, ठीक है। आपको मोस्ट ऑफ केसेस में जो आपकी मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी का ही देखा गया कि लीडर ऑफ हाउस जो होता है मेजोरिटी पार्टी का होता है, मतलब ये किसी एक पर्सन को बोल देते हैं ये क्या बनेगा, हमारा लीडर ऑफ हाउस बनेगा, तो उसको वो क्या बना देते हैं, लीडर ऑफ हाउस बना देते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका कोई क्राइटेरिया, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है, मतलब पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता नहीं था। ये स्टार्ट कब करा गया था, ये स्टार्ट करा गया था 1977 में, ठीक है, 1977 में इसको स्टार्ट करा गया था, ठीक है। अब देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो चुना जाता है ये किस तरह से चुना जाता है, पहले तो हमने बात कर दी ऑपोजिशन, मतलब जो आपके ऑपोजिशन में बैठे हो, विनिंग पार्टी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑपोजिशन में किस तरह से चुनते हैं, देखो 245 हमने बात करी आपकी एट प्रेजेंट बैठे हैं, ठीक है। तो 245 का कितना, 245 का 1/10 सीटें, ठीक है, ऑपोजिशन में जिस पार्टी ने जीती है कितनी सीटें, 1/10 सीटें, मतलब 1/245 का 1/10 कर लो तो मिनिमम कितनी, 25 सीटें, ठीक है। 25 सीटें होनी ही चाहिए लोकसभा, मतलब ये 25 सीटें हैं, ठीक है, 25 सीटें होनी ही चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने, 25 से आगे तो जितनी मर्जी चाहिए, पर मिनिमम जो है 25 सीटें होनी चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने में, ठीक है। तो इस टाइम आपको पता होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बना हुआ वो क्या नाम है उनका, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है,
मल्लिकार्जुन खड़गे बने हुए हैं, ठीक है। और ये किस पार्टी के हैं? ये पार्टी है कांग्रेस के ये क्या है? आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट में दिया गया है, थोड़ा सा और देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में। देखो राज्यसभा के, वैसे तो आपको पता नहीं आज तक राज्यसभा के कितने मेंबर जो हैं वो क्या बने हैं? आपके पीएम बने हैं, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक 4 मेंबर ही ऐसे हैं जो क्या आपके राज्यसभा के जो अभी तक पीएम बने हैं। पहली थी इंदिरा गांधी, ठीक है। दूसरे थे एचपी देवगौड़ा, एक थे आईके गुजराल, और लास्ट चौथे थे मनमोहन सिंह। ये 4 अभी तक मेंबर जो हैं क्या बने हुए हैं? ये बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस स्टेट की है? राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें जो है यूपी की हैं। सबसे ज्यादा कितनी है? ये है 31 सीटें जो है यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम में से आपका एक सीट है, ठीक है, एक सीट है, ठीक है। एक सीट है जो सबसे कम मेंबर की है, मतलब एक मेंबर चुन के आता है। तो वो कहाँ से आता है? वो आपकी कौन कौन सी है? ये आपकी 8 स्टेट है, 8 स्टेट हैं जहाँ पे राज्यसभा की एक एक सीट आती है, और एक साथ में एक ही यूटी है, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यूटी तो आपको पता होगा वो कौन है? पुडुचेरी है। और 8 स्टेटें कौन कौन सी हैं? 8 स्टेटें हैं, एक त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और सिक्किम है। ये आपकी आगे जितनी भी स्टेटें हैं, ठीक है, 8 स्टेट और एक यूटी है जिसमें एक एक मेंबर चुन के आता है। तो ये हो गया राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में जो जो मैंने डिस्कशन करा हुआ है देख लेना। अब इसके लास्ट में हम एक एमसीक्यू सेट लगा लेंगे, तब आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो आज का टॉपिक आपका यहीं ख़त्म होता है। देख लेना, अगर आप अब फिजिकली आप यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी होती हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम अब हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी टाइमिंग वगैरह देख लेना कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करना। ओके, थैंक यू।